स्टूडेंट्स हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन का वर्ड ही आयनाइज से निकला है, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि पहली बात के रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है यानी कि नीडेड होती है क्या करने के लिए कि एक गैशियस एटम को जो है वो उसके एटम के यानी कि एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर से उसको जो है वो आयन में कन्वर्ट कर देने के लिए, जबकि वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को क्या फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि हम अगर डाउन द ग्रुप जाए तो वो आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, एक पैटर्न से चेंज होती है, अक्रॉस द पीरियड एक पैटर्न से चेंज होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे पास 4 हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको हम ले आते हैं। कौन कौन से हैं? इनमें आ जाता है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। इनको एक करके डिस्कस कर लेते हैं और ये सारे आपस में एक तरह से लिंक्ड भी हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस की मतलब देखें, रेडियस क्या है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर मेरे पास एक एटम है, यहाँ इसका ये न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, इसका थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको इसका न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, और साथ में ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। और इसमें फर्ज करें यहाँ पे, चले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब देखें ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है ना। अब होता क्या है कि एक ये है एटम और इसको हम क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं एटम नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया इसको एटम नंबर 1 और उसके बाद मेरे पास एक और यहाँ पे एटम आ जाएगा, एक और एटम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और एटम बनाऊंगी मैं, ये हमारे पास आ जाता है उसका न्यूक्लियस और ये इसका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन भी चले हम बना देते हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है? ये हमारे पास आ गया एटम नंबर 2, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि देखिए एटॉमिक रेडियस, इसका भी एटॉमिक, इसका एटॉमिक रेडियस देखें और इसका एटॉमिक रेडियस देखें। अब इनको क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि अब जो एटम नंबर 1 है इसका रेडियस क्योंकि ज्यादा है और तो हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अब इस एटम का देखें, न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना, है ना, अंदर से तो कहीं से नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं न्यूक्लियस का इस आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन से जो है वो ताल्लुक जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियर होल्ड इतना ज्यादा नहीं है। इसी तरह जैसा देखें जो लोग हमारे ज्यादा करीब होते हैं हम उनसे ज्यादा जो है वो अटैच्ड होते हैं, जो लोग दूर रहते हैं हम हमारी उनसे इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि देखिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, न्यूक्लियस का इतना होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो न्यूक्लियस उसको इतना जबरदस्ती रखने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि इतना होल्ड ही नहीं है। जबकि यहाँ पर देखें साइज छोटा है जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो उसका न्यूक्लियस का जो है उसके ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि निकाल लिया जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं ये एटॉमिक रेडियस का हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, आई लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो उसके साथ क्या ताल्लुक है? ये एक इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि एटॉमिक रेडियस जितना हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम दरकार होगी, ठीक है। हमने इस तरह से देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं, चले हम शील्डिंग इफेक्ट पे, इसके बाद जरा शील्डिंग इफेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है लेकिन हम इसको जरा देख लेते हैं। इसकी जब हम बात करेंगे तो हम इन्हीं एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 पे आ जाएंगे। इनमें देखिए एटम नंबर 1 जो है इसका साइज बड़ा है, किस वजह से? डेफिनेटली इसके बीच में और भी शेल्स होंगे, है ना, इसके बीच में और भी शेल्स होंगे। और एटम नंबर 2 जो है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कम शेल्स होंगे ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है इनके दरमियान, है ना। तो होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह फर्ज करें यहाँ पे एक जो अब देखें तो इनर मोस्ट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो फिर अगले की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगले में फिलिंग में देखिए हमने कहा चले 1 है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन। जबकि दूसरे एटम एटम नंबर 2 में देखें तो हम कहते हैं इसमें एक ही शेल शेल है। चलिए ये समझ लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियस डायरेक्ट इसको जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस ने डायरेक्ट अट्रैक्ट किया हुआ है। या E1 हम देखते हैं अगर यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम किस तरह से हो जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान है वो कम है। फर्ज करें 1 2, ये जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इसमें न्यूक्लियस का जो है होल्ड ज्यादा है इसके ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर, जबकि इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शील्डिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा न्यूक्लियस के ऊपर, इतनी ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इतनी हिंड्रेंस मिलेगी कि वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से थाम के रखे, ठीक है। तो वो उसको उसको कम एनर्जी पे भी वो लूज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो हमारे पास कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि ठीक है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके हम जो है वो आयन हासिल कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी इनवर्स रिलेशन आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने किस तरह से देखा कि ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है कि चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इंक्रीज करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है जब वो इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो अपने अराउंड मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि एक न्यूक्लियस जो है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से हर तरफ से खींचना शुरू कर देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो वो हमारे पास जो साइज होता है वो क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास होती है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा चाहिए होगी। यानी कि देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से हमारे पास प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करे, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से थामे रखने के लिए मददगार साबित होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो इतना आसान नहीं रहता। तो हम कहते हैं जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम क्या करें, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, या आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। और हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है दोनों का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, चार तरह के हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, हम यहाँ पे उनको मेंशन करेंगे। हमारे पास एक होता है एस, ठीक है, पी, देन डी एंड देन एफ। अब होता क्या है कि सबसे स्टेबिलिटी अगर इनकी देखी जाए तो हम देखते हैं कि एस सब शेल जो है वो हमारे पास, या एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी होता है एंड देन एफ। तो यही हमारे पास सीक्वेंस जो है, हम कहते हैं यही ये हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई इनकी, ठीक है। हमने कहा स्टेबिलिटी, तो बिल्कुल स्टेबिलिटी, ये जो स्टेबिलिटी है इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो आयनाइजेशन भी हमारे पास इसी तरह आ जाती है। डेफिनेटली जो हमारे पास ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हम देखते हैं कि उसी में सबसे ज्यादा मुश्किल होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा जो रिक्वायर्ड होती है वो एस सबशेल में होती है या एस ऑर्बिटल में होती है, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फैक्टर्स देखे, एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट, नंबर 4 नेचर ऑफ ऑर्बिटल के इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस होता है आयनाइजेशन एनर्जी पे।